डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया, मोटिवेशनल स्पीकर, कवि, लेखक, यूट्यूबर, शिक्षाविद। और आज हम अलवर से एक बहुत ही बेहतरीन कवयित्री, जो कि वरिष्ठ कवयित्री हैं और आज तक उनकी 8 किताबें आ चुकी हैं, उनसे मुखातिब होने जा रहे हैं। और उनके जो कृतियां हैं, बिखरे सुमन, एक बार फिर, प्रखर हुआ जैमौन, लफ्जों के सौदागर, चुप बोलती है, ये सारी उनकी जो कविताओं की किताबें हैं। और अन्य गतिविधियां में शामिल है राष्ट्रीय अरावली आंचलिक धर्मार्थ ट्रस्ट के सचिव पद पर कार्य करते हुए ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया उन्होंने, और देश की अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अनेक कविताएं प्रकाशित हुई। निदेशिका, रुक्मणी सेकेंडरी स्कूल प्रतापबास अलवर, आर्य जीनियस एकेडमी सूरीनगर अलवर, RM पब्लिक स्कूल दोंगड़ा खानपुर अलवर, नाटक, पर्यटन, संगीत में गहरी रुचि, और उनको अब तक बहुत सारे जो सम्मानों से नवाजा गया है। एक्सीलेंसी अवार्ड 2005 नई दिल्ली, भारत विकास रत्न अवार्ड 2006 नई दिल्ली, आर्य शिक्षक रत्न पुरस्कार 2006 आर्य समाज हरियाणा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा सम्मानित दिसंबर 2006, महिला श्रोमणी अवार्ड 2013 नई दिल्ली, महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2016 इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ दिल्ली, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा। संप्रति राजकीय सेवा से आप शिक्षिका पद से रिटायरमेंट हैं और संयुक्त सचिव राजस्थान, भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ अलवर, इंडियन स्काउट एवं गाइड फेलोशिप, और भी बहुत सारी जो गतिविधियों में एवं समाज सेवाओं में भाग लेती हैं। फिलहाल ये जिला ट्रेनर काउंसलर राजस्थान, भारत स्काउट गाइड में भी काम करती हैं। साथ में हैं अलवर की वरिष्ठ कवयित्री, जिनकी अब तक 8 पुस्तकें काव्य जगत में आ चुकी है और साहित्य की बड़ी ही प्रख्यात, अलवर का नाम रोशन करने वाली। आज हम इनसे मुखातिब होते हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती राजगुप्ता, डायरेक्टर रुक्मणी सेकेंडरी स्कूल एंड ओम आर्य जीनियस एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, इतना बड़ा जो लिटरेचर आपने साहित्य जगत को दिया है, इसके पीछे किसकी प्रेरणा है और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह आपने वर्क किया? जैसे कि 8 जो किताबें लिखना बहुत ही बड़ी तपस्या है, और आपकी इस तपस्या को सलाम जी। आपने तपस्या की जब बात करी है तो मेरी बात में पहला काव्य संग्रह 91 में जब मैंने लिखा, उसमें पहली कविता आत्ममंथन थी, और वो तपस्या का एक पहला छोटा सा तिनका रूप कह सकती हूँ मैं, जहाँ हरिजन समाज के बच्चे ने मुझे चीफ गेस्ट बनाया और मेरी विधवा कोटे में पहली नौकरी थी। जब चीफ गेस्ट बनाया तो मैं उस मंच पर जाती हूँ तो उन बच्चों के पास पोशाक नहीं है, मंच सजा हुआ नहीं था। उनकी प्रतिभाएं बहुत सुंदर थी, उनका जो रंग भाव था, मंचीय जो एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप थे, वो हरिश्चंद्र नाटक का मंचन उस मंच पर हो रहा था। यदि उस मंच पर साज सज्जा होती, पोशाक होती, तो वो मंच, उन बच्चों का मंच एक फिल्म के रूप में भी हम उसको कैद कर सकते थे। लेकिन साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, और बच्चों की प्रतिभाएं मंच पर बहुत अच्छी थी। तब मैंने पहली कविता बिखरे सुमन अपना एक काव्य संग्रह निकाला, और उसमें 100 कविताएं उस गरीब, उस तबके के बीच में, उस खेत खलियानों के बीच की महिलाओं के बीच में लिखा। और पहली कविता मैंने हरिश्चंद्र नाटक के मंचन पर आत्ममंथन लिखी, तोड़ दिए सब रिश्ते नाते,
बचपन से रिश्ता ना तोड़ा, छोटे छोटे बालपन में मुझको लगता रिश्ता प्यारा। फटे हाल बालक से मेरा कैसा नाता है, सभी स्कूली बच्चे मेरी आह में भर जाते हैं। ये कविता अपने आप में मुझको तोड़ती भी थी और मुझको जिंदा भी रखती थी। क्यों, एक बच्चा जैसे ही हमारा विवाह हुआ, 1.25 साल में हमारे पति चल बसे और बच्चा भी खत्म हो गया। उन बच्चों में जो मैंने प्यार और ममता देखी, वो आत्म मंथन मेरे को आज भी बार बार जब मैं मंथन करती हूँ बच्चों के बीच में, तो आज भी मैं प्राइमरी के बीच में, बच्चों के बीच में लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। और संवेदनाएं कहाँ से उठती हैं? समाज में जो घटित हो रहा है, समाज में जब बुरा घटित होता है तो आह निकलती है, और समाज में कहीं अच्छा काम होता है तो सुमन भी खिलते हैं कविताओं में। ऐसा नहीं कि दुख की बदली हूँ मैं समाज में, देश के अंदर भी समाज की घटित घटनाक्रम पर अपनी कलम चलाती हूँ। जी, आप अलवर को पूरे को एक समाज के रूप में देखती हैं, और यहाँ पे आपने एक राजगुप्ता सभागार का निर्माण करवा रखा है। इसमें चाहे कोई भी हो, किसी जाति धर्म किसी का भी नहीं है, और साहित्य जगत को बढ़ावा देने के लिए या सामाजिक जो विचारक हैं, सामाजिक क्रांतिकारी हैं, कोई भी, उनको सबको प्रश्रय देने का जो जिम्मा आपने ले रखा है, किस तरह आप इसको आगे और बढ़ाएंगे और किस तरह बढ़ा रही है, इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे राजगुप्ता सभागार बना हुआ है, ये बहुत कॉमर्शियल स्थान है। पूंजीपति वादी लोग, तथाकथित मैं ये कह सकती हूँ उद्योगपति और वैश्य कम्युनिटी, वो चाहते कि इस सभागार का 50,000 लाख हम किराया दें और यहाँ कोई अच्छा ना शोरूम बन जाए। लेकिन मैं जिस स्थान से निकली हूँ, जब मेरी माँ मनश्री विद्यापीठ से खादी की साड़ी पहनकर जब वो पढ़ती थी और 32 साल के आयु में वो चली जाती हैं 5 बच्चों को जन्म देकर, तो एक कहा और एक चाह मन में हमेशा ये रही कि जिन बच्चों के माँ नहीं है उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे परिवेश उनको अच्छा दिया जाए। जाति, लिंग, भाषा, धर्म, रंग, संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ। क्यों, जो हमने भोगा वो हमने लिखा भी और समाज को दिया भी। जो सभागार है वो विभिन्न जातियों की वैचारिक क्रांति के लिए बना है। साहित्य कर्मी लेखकों की तो यहाँ पर कलम चलती है, यहाँ गोष्ठियाँ भी होती हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, किताबों के विमोचन भी होते हैं। विभिन्न नीलिमा जी हैं, रघुवर दयाल जी हैं, विभिन्न लेखकों का यहाँ पर किताबों का विमोचन हुआ। लेकिन साहित्यिक मासिक गोष्ठी सभागार में बराबर सरस्वती संस्थान की होती हैं। स्वयं प्रभा संस्थान हमने एक साहित्यिक नया बनाया, उसकी भी यहाँ पर साहित्यिक कर्म सब लोग आते हैं और अपने लेखन से, अपने कविता से, अपनी गज़ल से इसको सजाते हैं। लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि मैं सभागार को ये देना चाहूँगी, जब जब देश के अंदर विपदा आई, जब जब जाति के आधार पर किसी को रौंदा गया, तो वैचारिक क्रांति की आवाज़ राजगुप्ता सभागार से उठी और उसका प्रभाव भी गया, लोग जुड़ते चले गए। कहने का मतलब यह है कि सभागार समाज को चेतना देने के लिए ज्योतिराव फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कबीर, रैदास जैसे जो राष्ट्र की विभूतियाँ थी, उनके ओतप्रोत रहकर काम करना चाहते हैं। और यहाँ लोग आते हैं और निःशुल्क अपना वैचारिक अपनी बात को कह के जाते हैं, और उसका प्रभाव मीडिया में पड़ा, समाज में पड़ा, उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए और 2-4 बच्चे अफसर बन के उस वैचारिक क्रांति से उस सही मार्ग दिशा मिली उन बच्चों को, और बच्चे अफसर भी बने। तो ये उपलब्धि हमको मिली। तो मैं इस बात से प्रसन्न भी हूँ कि जहाँ जहाँ हमने काम किया वहाँ वहाँ उसके रिजल्ट समाज को अच्छे मिले। जी, मैं आपके साथ जब भी काव्य गोष्ठी में रहा तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि आप अपने जो पिताजी से बहुत ही प्रेम करती थी, और वो आपकी पुस्तकों की जो कविताएं हैं इनमें स्पष्ट रूप से झलकती है। तो आप पिताजी के बारे में या फिर उनके ऊपर जो लिखी हैं कविताओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं बाप की टोपी एक कविता थी जी। कि बाप की टोपी
कपड़े की नहीं होती, बाप की टोपी बेटी के जिस्म की बनी होती है। जहाँ जहाँ बेटी जाती बाप की टोपी साथ जाती। वो कविता पूरे देश के अंदर और बहुत सम्मान मिला उस कविता को, और उदयपुर अकादमी ने भी उस कविता को सराहना करते हुए सम्मानित भी करा। राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन में मुझे बुलाया गया और वहाँ जब पाठ रचना हुई तो इससे अच्छी, बाप की टोपी से अच्छी रचना शायद मैं ये कहना नहीं चाहूँगी। लेखक बहुत है, कवि बहुत है, लेकिन लड़कियों को सही मायने के अंदर बाप की जो सहरा बंधना चाहिए, जो बाप की संरक्षक, बाप की जो इज्जत है, पगड़ी है, उसको जितना बेटी संभाल के रख सकती है। आज का जो माहौल है, मैंने ये कविता जब लिखी जब एक जगह में ताजपोशी हो रही थी और बच्चा शराब पीकर आ रहा था और उसको चौकी पे बिठाया जा रहा था और उसको पगड़ी बंध रही थी, तब मेरी कलम चलती है कि बाप की टोपी बच्चों के नहीं, कभी कभी महिला के भी बंधनी चाहिए, क्योंकि 1000 बेटियां कम पड़ती हैं बाप की टोपी की रक्षा करने। पिता के लिए मैंने बहुत लिखा। पिता वो सूरज की भांति है जो वसुंधरा को सुंदर बनाता है। पिता जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी अच्छी है, जहाँ पिता की रोशनी अच्छी है परिवार में, वो परिवार फलते हैं, फूलते हैं। और ये मान के चलो वसुंधरा भी वहीं अच्छी है जब सूरज की किरणें सही पड़ती है, तो सूरज की भांति पिता घर में होता है। ये मेरा मानना है। जिनकी पिता नहीं है, सोचिए वो कितने अधूरे होते हैं, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। तो मैंने महसूस करा, और परिवारों के अंदर पिता का स्थान महत्वपूर्ण है। माता जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं मेरी नज़रों में पिता के बिना कभी भी परिवार सुख में नहीं हो सकता। पिता वो रोशनी देता है जो सूरज हमको धरती पर देता है। जी, आपकी जो 8वां जो किताब है, ये मैं चाहूँगा बहुत ही अच्छी है। आप एक बार उनका नाम लेते हुए, और जो भी मेरे चैनल पे देख रहे हैं वो कृपया करके उनको खरीद भी सकते हैं, और बहुत ही अच्छी आप देखेंगे। मैं 4 लाइन के बाद देती हूँ और उसके बाद मैं आपको किताबों के बारे में बताऊंगी। यामिनी हो तब ना हो संभव नहीं, मत शिकायत कर गमों की तू कभी, जिंदगी हो गम ना हो संभव नहीं, जिंदगी हो गम ना हो संभव नहीं। मैंने पहली किताब बिखरे सुमन के बारे में आपको बताया कि मैंने किस माहौल के अंदर उस किताब को लिखा, और खेतों में, खलिहानों में मेवात एजुकेशन पे 7 साल काम किया, और अब्दुल अजीज शिक्षा मंत्री ने मुझे सम्मानित भी करा उसके ऊपर। राष्ट्रीय रावली आंतरिक धर्मार्थ ट्रस्ट की सचिव होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच में जो मैंने कविताएं लिखी, जो मैंने साहित्य क्रम अपना लिखा, वो अब अविस्मरणीय है। और उस साहित्य क्रम के भी मैं वहीं पर ही वो 2 लाइन लिखी गई थी विवाद के अंदर। ये मैं कहना चाहूँगी कि कौन कहता है स्मृतियाँ बनती हैं बिगड़ती हैं, मैं कहती हूँ स्मृतियाँ यादगार बन जाती हैं, स्मृतियाँ यादगार बन जाती हैं। इन यादों को सजाया मैंने बिखरे सुमन में, और एक बहुत सुंदर मेरा काव्य संग्रह आया, प्रखर हुआ जब मौन। वरिष्ठ लेखिका हिंदुस्तान की, पूरे भारत की, जिनका नाम, वो गवर्नर भी रही गोवा की, मृदुला जी, वो उसका विमोचन करने आई थी। और चित्रा मुदगल, लफ्ज़ों के सौदागर, जब मैंने लिखा, चित्रा मुदगल ने जो टिप्पणी उस कविता पे लिखी, वो लफ्ज़ों के सौदागर की जो एक कविता थी, पूरे देश को जगाती थी। कहाँ 3 साल की, 4 साल की बच्ची के साथ अनाचार होता है और सब लोग चुप हो जाते हैं, तब कलम चलती है लफ्ज़ों के सौदागर, तुम चुप रहे हम चुप रहे, सौदा हमारा हो गया। लोगों के सौदे हो जाते हैं, शासन और प्रशासक चुप रहता है। तो लफ्ज़ों के सौदागर हम ना बने, हम लफ्ज़ों के वफादार बने, जैसे माधवी वर्मा बनी, सुभद्रा कुमारी चौहान बनी। जगह जगह टीवी चैनलों के हम देखते हैं, साधु सन्यासी हो चाहे नेतागण हो, वो सब लफ्ज़ों के सौदागर हैं। और उस किताब को मैं ये कहना चाहूँगी, वो एक ही कविता थी, तुम चुप रहे हम चुप रहे, सौदा हमारा हो गया।
हम सौदा में नहीं हो, हमें सही चीज़ों की दिशा देने पे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उसके बाद एक किताब लिखी मैंने, चुप बोलती है। क्यों लिखा चुप बोलती है? जब चारों तरफ अंधकार था, वैदई की तरह ब्राह्मण समाज ने एक बार राम नाम का दुपट्टा उड़ाया, तब हमने बोला कि हम कहीं ऐसा नहीं हो कि हम राजनीति में हमको कहीं अकड़ लिया जाए, जकड़ लिया जाए। उसके बाद अनुसूचित समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, राज मैडम तो हमारी हैं, हमारे समाज के लिए काम करती हैं, हमारे बच्चों के लिए काम करती हैं। तो मुझे अंदर बड़ा कचोटा। वैश्य कम्युनिटी को लगा कि हमारे समाज की लड़की है, ये क्यों है ना अनुसूचित जाति के मेवात समाज के बीच में काम करती हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। माली समाज में जब हम काम करने लगे तो लोग ये बोला गया ये तो मालियों की मैडम है। तब मुझे कचोटा, तब मुझे लिखा कि हे धरती माता, मुझे वैदई की तरह संभाल लेना, चुप बोलती है। अब मैं चुप रहकर काम करना चाहती हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, समाज विशेष के लिए काम नहीं करना चाहती। तब मैंने कविता लिखी, चुप बोलती है। कि किस लिए कि राजनीति, हर चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, जाति का भी राजनीतिकरण, धर्म का भी राजनीतिकरण। तब मुझे लगा कि जाति विशेष, धर्म विशेष और साहित्य को भी देखिए, वो भी अपना तबका एक प्लेटफॉर्म साहित्य वाले भी पॉलिटिकल रूप से लेना चाहते हैं। जैसा अभी एक मुलाकात हुई थी, वो उन्होंने कभी कलम नहीं लिखी, उन्होंने, वो कोई जाट जाति के हैं जिनको उनको अध्यक्ष बना दिया गया उदयपुर अकादमी में। तब चुप बोलती कहती है कि मुझे धरती माता संभाल लेना, मैं किसी समाज की, किसी धर्म की, किसी जाति विशेष की अध्यापिका नहीं हूँ, जाति विशेष की कवि नहीं हूँ। मुझे माधवी वर्मा की तरह, सीता की तरह समाना। मुझे जब मरूं तो कम से कम मेरी शव यात्रा में वो 4-5 व्यक्ति हों जो वास्तव में इंसान हो। तब हम लिखते हैं कि साथ मेरे वो चले जिसे पसीना आता हो, और अर्थी को कंधा वो दे जिसे इंसान बनकर चलना आता हो। जब हम इंसान बन जाएं तब चुप बोलती कविता अपने आप में सार्थक होती समाज के लिए। उसके बाद काम करते करते जब हम थकने लगे, 2018 में रिटायरमेंट हमारा नज़दीक था, तब चुप बोलती के बाद मुझे लगा थकावट है, तो हमने कृष्ण की कुछ नीतियों को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा उसको आचरण में लाने लगे। तब एक बूढ़ा वृक्ष कहता है 65 साल की आयु में कि सजर थकते नहीं, यानी वृक्ष कभी थकता नहीं है, उसका यूज होता रहता है, उसका इस्तेमाल समाज करता है। किस तरीके से करता है? जैसे पेड़ सूख गया, अब उसकी मेज बनेगी, लकड़ी कटेगी, ईंधन जलेगा, और बाद में शव यात्रा में वो लकड़ी काम आएगी, उसकी राख बनेगी, खेतों में डाली जाएगी। वो पूरे जीवन चले जाने के बाद भी इस्तेमाल होता रहता है। तो वो किताब अपने आप में सजर थकते नहीं, ये कहती है कि इसको पढ़ते पढ़ते, इसको लिखते लिखते कलम कभी टूटेगी नहीं, कलम कभी थकेगी नहीं। जैसे वृक्ष खड़ा है और वो थकता नहीं है, उसका इस्तेमाल होता रहता है। तो सजर थकते नहीं किताब भी अपने आप में ये कहती है कि मैं काम करती रहूँगी, मेरी कलम चलती रहेगी। आप जो चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हमारा देश और समाज है ये दुनिया में आगे बढ़े और नाम कमाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि 4 लाइन के साथ जिंदगी चाहूँ। जब मैं और आप मंदिरों के बूतों पर यकीन करते हैं तो आदमी में भला क्यों ना आदमी चाहूँ। समाज बेदाग जिंदगी चाहूँ, समाज से बेदाग जिंदगी चाहूँ। आप सभी के बीच जो बैठे हैं आदमी व आप, फिर क्यों शक है और साजिशों में डूबे रहते हैं। हमें साजिशों में नहीं डूबना है, हमें षड्यंत्रों में नहीं डूबना है। हमें साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ाना है देश के बच्चों को, युवा पीढ़ी को। वो साहित्य जो बच्चे के जीवन को बनाता है, संस्कार परोसता है, उस कलम पर लिखें, घटनाक्रम पे लिखें। हम
किसी ने हमें रुपए दे दिए, हमने उसके व्यक्तित्व पर, हमें पता ही नहीं, हमने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, हम उसकी था तक नहीं गए, उस जिसकी झोपड़ी तक नहीं गए कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति का बाद में चरित्र पता लगता है कि ऐसा था। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमको सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, सही व्यक्ति को देखना चाहिए, वास्तव में उसकी जड़ें कहाँ हैं, वो कहाँ से बीज उगा, कहाँ पर पनपा, कहाँ खड़ा होता है आकर। हम कंगूरे की पूजा करने चले जाता है। आज का चैनल, हम सरकारी चैनलों को देख रहे हैं, वो कंगूरे की पूजा कर रहे हैं। नींव के प्रस्तर पर जाने कितने शहीद हो जाते हैं, कितनी कलम मर जाती है लिखते लिखते। मैं अलवर के राधे श्याम जी मंजुल को याद करना चाहूँगी, जिनकी कलम में बहुत ताकत थी और उनके पास पैसा नहीं था लिखने के लिए। तब मैं उनके घर जाती हूँ और उनके बही खाते को उठा के लाती हूँ और उनकी किताब छपवाती हूँ। जलने लगे हैं पाँव धूप के। तो हम उन घरों में जाएं जहाँ लोग बहुत लिख रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं छपवाने को। मुझे कभी कभी समय पर, मैं ज़रूर तोलानी साहब का नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने एक बार जब मेरे आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर था तो मुझे उन्होंने एक किताब छपने में योगदान प्रदान किया। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ इस चैनल के माध्यम से। लेकिन अपनी पेंशन से, अपने आर्थिक चीज़ों को कम कर कर हमें दुनिया कहाँ जा रही है, हमें उस पर नहीं चलना। हमें जहाँ लोग कबीर और रैदास के बीच में, मीरा के बीच में, हम मुंशी प्रेमचंद को याद करना चाहूँगी। वो कम्बल पे बैठ के लिखते थे। जब आत्ममंथन मैंने लिखा, उस दिन मेरे घर में एक दरी थी जब मैं लिखती थी। आज साधन संपन्नता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को जरा भी महत्व तो नहीं देती। मैं जिन बच्चों के बीच आज भी पढ़ाने जाती हूँ, उनके पास साधन नहीं है, वो उनके पास फीस नहीं है। कल भी मैंने 4 जर्सी के पैसे लेकर उन बच्चों को भेंट करे और उनके बीच ही कल एक कविता लिखी थी। तो मैं उसको भी आपके पास इस चैनल से कहना चाहूँगी कि अस्तित्व पर हमें विश्वास करना चाहिए। अस्तित्व कहाँ बना, कहाँ अटका था, उसके कंठ कहाँ रूठ गए। वो लिखना चाहती थी, बोलना चाहती थी, वो बच्ची कुछ कहना चाहती थी, लेकिन घोंसला बना उससे पहले ही किसी युवा पीढ़ी ने आके उसके घोंसला उजाड़ दिया। तो उजड़े हुए घोंसले से जो कविता निकलेगी वो समाज को संदेश देगी, जैसे लफ्जों के सौदागर कि तुम चुप रहे, हम चुप रहे, सौदा हमारा हो गया। बच्ची चली गई, शासन और प्रशासन चुप रहा। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, हम चुप नहीं रहे, हम कलम चलाएं। और चैनल को भी मैं ये कहना चाहूँगी, सही स्थान पर जाकर सही रिपोर्टिंग करें, सही लोगों के बारे में बताएं और साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम बदल सकते हैं। और जो अच्छा साहित्य पढ़ेगा, नेचुरल है कि उसको दिशा सही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने देखा मैडम को। बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं उनको आज भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे महादेवी वर्मा हो। धन्यवाद सभी।